Hi guys, this is Pravalini Tiwari, subject matter expert legal aptitude from Legalish Tutorials. हम लोग हमारा जो सिम्बी स्लैट का एग्जाम होने वाला है सिम्बायोसिस का, उसके लिए करंट लीगल नॉलेज का एक रिवीजन करने के लिए क्विज कर रहे हैं. सो 50 क्वेश्चंस का क्विज होगा. आफ्टर एवरी क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली अपने ऑप्शंस नीचे के डाल सकते हैं. दिस इज अ प्रीमियर, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बट ये लाइव की तरह चलेगा. आप लोगों के जो चैट्स होंगे उसमें मैं आप लोगों के साथ अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हो, साथ साथ मैं रिप्लाई करती रहूंगी. एंड अपार्ट फ्रॉम द मेन क्विज, इसके रिलेटेड साइड स्टैटिक कुछ भी और न्यूज मैं आपसे पूछती रहूंगी. यू कैन ऑलवेज रिप्लाई एंड वी कैन डिस्कस दैट साइड बाय साइड. लेट्स बिगिन विद द क्विज. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो अमेंडमेंट है, which is increasing the limit for legal abortion from 20 weeks to which of the following? 21 weeks, 22 weeks, 23 weeks या 24 weeks? इसका करेक्ट आंसर है 24 weeks, डी. लेकिन यहां पे ये बताइए कि इसको अनाउंस कौन से यूनियन मिनिस्टर ने किया था? Comment it in your comment section and let me know कि who was the union minister who announced this bill. जब ये ड्राफ्ट आया था तब इसको किसने अनाउंस किया था? And what is the original act? The original act is Medical Termination Pregnancy Act 1971. Let's move on to our second question. Second question, the Constitution Amendment, 104th Amendment. ये अभी जनवरी में आया है. 21 जनवरी को ये इनैक्ट हुआ था, 25 जनवरी को एनफोर्समेंट में आया. इनैक्ट मतलब प्रेसिडेंशियल असेंट मिलके तैयार हो जाना, एनफोर्समेंट मतलब लागू हो जाना. ये अबॉलिश करता है, टू अबॉलिश द प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कौन से को ये अबॉलिश करता है कि अब इनको नॉमिनेशन नहीं होगा? ए ओबीसीज, बी एंग्लो इंडियंस, सी एससी एंड एसटी, वो थोड़ा सा मिसटाइप है, डी नन ऑफ द अबव. इसका आंसर है बी एंग्लो इंडियंस. एंग्लो इंडियंस को अब तक जो प्रोविजन मिलता था, रिजर्वेशन बेसिस पे नॉमिनेट किया जाता था, एक नंबर ऑफ सीट्स इनके लिए जो पार्लियामेंट में रिजर्व्ड थी लोकसभा में, वो अब हटाई जा रही हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली से. एससी एसटीज के लिए हाउएवर इसको 10 इयर्स के लिए फर्दर बढ़ा दिया गया है. सो आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी बी एंग्लो इंडियंस. इनके लिए प्रोविजन अबॉलिश हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड. एज पर द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविल जजमेंट्स किस कंट्री के अब इंडिया में एनफोर्सेबल होंगे? ये एक तरीके से रेसिप्रोकेटिंग डील होती है कि हमारे सिविल जजमेंट्स आपके यहां आप एनफोर्स करा लीजिए, आपके हम हमारे यहां करा लेंगे. ये सेक्शन 44A ऑफ सीपीसी में होता है. जिन कंट्रीज को हम एनलिस्ट कर देते हैं, हमारे यहां उनके और उनके यहां हमारे सिविल जजमेंट्स एनफोर्स होते हैं. देखो, क्रिमिनल लॉ में तो हम हमेशा एक्स्ट्राडिशन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा ऑफेंडर भाग के चला गया दूसरी कंट्री, अब अपन एक्स्ट्राडाइट करा रहे हैं कि लाओ वापस दे दो, हम जेल में डालेंगे भाई को. लेकिन सिविल केसेस में अगर हमारे यहां का जो पर्सन है जिससे हमें कंपनसेशन निकलवाना है, उसकी प्रॉपर्टी दूसरी कंट्री में है और अब हमें वहां की प्रॉपर्टी बेचनी है, तो उस कंट्री के कोर्ट्स की, उस कंट्री की गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी. इसके लिए कंट्रीज आपस में ये साइन करती हैं रेसिप्रोकेटिंग कि हाँ, आपकी सिविल डिक्रीज को हम रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी को आप करना. तो अभी रिसेंटली जनवरी में सेक्शन 44 ऑफ सीपीसी के अंडर हम लोगों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई को रिकॉग्नाइज किया है कि अब हमारे सिविल जजमेंट्स उनके सिविल जजमेंट्स बेसिकली सेक्शन 44A के अंदर इंडिया में एनफोर्सेबल होंगे. फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज इश्यूड अ नोटिस ऑन प्ली अगेंस्ट विच हंटिंग? बताइए इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसने विच हंटिंग के अगेंस्ट नोटिस दिया है? अच्छा, विच हंटिंग से प्रॉब्लम क्या है, किन ग्राउंड्स पे ये केस हुआ था, ये बताइए मुझे कि कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज है जो इससे डील करती हैं. यहां पे हमारा आंसर है बी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है कि विच हंटिंग की जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत प्रेवलेंट है इस स्टेट में. दीज आर बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी टू वेरियस प्रोविजंस लाइक राइट टू लाइफ, डिग्निटी ऑफ वुमेन. इसीलिए इस पे कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है. कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज इससे इफेक्ट होती हैं. Moving on to fifth question, which of the following courts has upheld that the reading of preamble is not incitement of offense? इनमें से कौन से कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल को रीड करना इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं माना जाएगा? ये हुआ था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के बेल के केस में,
जैसा कि आप समझ चुके होंगे, इसका आंसर है दिल्ली के सेशन कोर्ट ने, न कि हाई कोर्ट ने। बेल का केस दिल्ली के सेशन कोर्ट में गया था और प्रियम्बल को पढ़ना, केवल रीड करना, ऑफेंस को इंसाइट करना नहीं माना जाएगा। 6th क्वेश्चन, which of the Supreme Court judges has recused himself from Constitution bench hearing center's curative plea on भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कि हम जानते हैं पुराना केस है, इस पे 5 जज बेंच बैठने वाली थी क्यूरेटिव पिटीशन के लिए। क्यूरेटिव पिटीशन एक तरीके से लास्ट जुडिशरी के पास, हमारा जुडिशरी के सामने ऑप्शन होता है। इसके लिए जब केस फाइल हुआ कंपनसेशन मांगने के लिए कि कंपनसेशन बढ़ा दो भोपाल गैस ट्रेजेडी में, तो इनमें से एक जज ने खुद को रेक्यूज कर लिया, मतलब इस बेंच में से खुद को पीछे ले लिया, ये कह के कि उनका जो इंटरेस्ट है वो मैच कर रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी केस से। बिकॉज पहले जब भोपाल गैस ट्रेजेडी केस हियरिंग में था, एट दैट टाइम ही हैज रिप्रेजेंटेड वन ऑफ द पार्टीज। जब भी ऐसा इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो जजेस खुद को एक्सक्यूज कर लेते हैं हियरिंग में से और कहते हैं कि टू बी फेयर, टू बी इम्पार्शियल, इट वुड बी बेटर कि कोई और जज आ जाए। यहां पे आंसर इज सी, जस्टिस रविंद्र भट्ट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन से ईयर का केस है और इसका नेम क्या है। एग्जैक्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी तो हम लोग फेमसली बोलते हैं, लेकिन इसका कोर्ट में नाम क्या है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, which of the following high court has declined the permission of installing loudspeakers to practice faith and religion? ये बहुत ही फेमस केस है जो हमने जनवरी में देखा था, उसके बाद अभी जून में वापस से ये न्यूज में था, मई जून में। द आंसर इज इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपको आपके राइट टू रिलीजन में लाउड स्पीकर्स पे अजान चलाने की परमिशन नहीं है। आपको अजान करने की परमिशन है, नो डाउट, बट लाउड स्पीकर आपके राइट टू रिलीजन में नहीं आता। इसको बताते हुए कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 पे स्ट्रेस किया और नॉइज पोल्यूशन 5 जो 2005 का केस है उसको साइड किया और कहा कि नॉइज पोल्यूशन आर्टिकल 21 के अंदर आएगा और ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) के अबाव है। 8th, which of the following district courts has become the first district court to provide online certified copies to litigants? इसका सही आंसर है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहला कोर्ट बना है देश का जो सर्टिफाइड कॉपीज जो लिटिगेंट्स को फाइनली जजमेंट के बाद मिलती है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा पहला हाई कोर्ट बना है जो लिटिगेंट्स को फर्स्ट टाइम जो उनके कॉपीज हैं, जो भी उनके मटेरियल या डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा, विच इज द फर्स्ट हाई कोर्ट। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्कस किया है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाई कोर्ट कौन सा पहला बना। 9th, in a recent judgment, which of the following international airports has not been recognized as state instrumentality under Article 12? The correct answer here is B, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पे जो केस हुआ था वो इस पॉइंट से रिलेटेड था कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर आर्टिकल 12 अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिकॉज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कुछ गवर्नमेंट के स्टेट फंक्शंस जो है वो उन पे मोनोपोली मिली हुई है। हैविंग मोनोपोली ओवर सर्टेन सोवरेन फंक्शंस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ आर्टिकल 12। लेकिन यहां पे कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, फिर भी जो एयरपोर्ट है वो स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी नहीं माना जाएगा क्योंकि सर्टेन वर्क्स पे मोनोपोली होना इज नॉट गुड इनफ। हम ओवरऑल ये देखेंगे कि कितना डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है गवर्नमेंट का एयरपोर्ट पे, एंड जो गवर्नमेंट है उनका डीप कंट्रोल एयरपोर्ट पे नहीं है। अपॉइंटमेंट से लेके लोगों की ट्रेनिंग से लेके एनी अदर डिसीजन जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज लेती हैं उस पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वो लैंडमार्क केस है जिसमें आर्टिकल 12 में स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहलाने के लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए वो दिया था। There's a landmark केस जिसको कोर्ट ने इस केस में भी साइट किया है। टेल मी द केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Delhi High Court has issued a notice to the central government in pursuance of a plea seeking to grant minority status to Hindus. ये प्ली फाइल हुई थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछली साल बहुत सारी प्लीज फाइल की हैं। अश्विनी कुमार उपाध्याय जो कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं दिल्ली से, उन्होंने कई सारी प्लीज फाइल की थी जिसमें से एक ये भी थी कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो हिंदूज को नहीं मिला है किसी भी स्टेट में। इवन इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पे हिंदूज रिलीजन वाइज माइनॉरिटी में है उनको वहां पे भी इस बेसिस पे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया गया है। ओवरऑल अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हर स्टेट में
स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी डिसाइड होती है कि इस स्टेट में, एमपी में, हिंदूज माइनॉरिटी है कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी है कि क्रिश्चियंस माइनॉरिटी है। लेकिन जिन भी स्टेट्स में स्टेट लेवल पे हिंदूज माइनॉरिटी में हो जाते हैं, वहां की स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं, हम नेशनल लेवल पे देखेंगे, और नेशनल लेवल पे हिंदूज मेजॉरिटी में हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने प्ली डाली थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि माइनॉरिटी स्टेटस हिंदूज को दिया जाए उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जहां पे वो लोग स्टेट वाइज माइनॉरिटी में हैं। ऐसा टोटल कितने स्टेट्स में किया गया? आंसर इज सी, 9 स्टेट्स में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हैज इश्यूड नोटिस ऑन अ प्ली चैलेंजिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। इनमें से कौन से एक्ट को क्रिमिनलाइजेशन करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी कि नहीं नहीं, इनका क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डीक्रिमिनलाइज करिए, और उस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। द करेक्ट आंसर इज ए, बेगरिंग, भीख मांगने पे। आप भीख मांगने को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, ये पहले भी हमारे यहां माना गया है। ये जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट में भी कुछ महीने पहले इश्यू में था कि हाउ कैन सी, द पॉइंट इज कि ठीक है, गिविंग सम चैरिटी, भीख देना ना देना, बेगर्स को देना ना देना, कैन बी फ्री, कैन बी वॉलेंट्री, बट अगर आप बेगर्स को क्रिमिनलाइज कर देंगे तो दैट इज एसेंशियली डिस्क्रिमिनेशन बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि अब आप उनको पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस डिनाई कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इसको क्रिमिनलाइज रखने में, कौन से आर्टिकल्स अपने अफेक्ट होंगे अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करे पब्लिक एक्सेस टू दी प्लेसेस को। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, Lok Sabha has recently passed the Aircraft Amendment Bill 2020। ये बिल कन्वर्ट कर रहा है इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज को, ठीक है। द बिल सीक्स टू कन्वर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनमें से कौन सी बॉडीज को अब वो स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट के अंडर की इस पर्टिकुलर लॉ के अंडर बॉडीज बना रहा है। द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। ये जो बिल है इसको पास किया है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच वाज द ओरिजिनल एक्ट। ओरिजिनल एक्ट ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट एक्ट था, कौन से ईयर का था ये बताइए। यहां पे ये जो एक्ट पास हुआ है इट इज विद द ऑब्जेक्ट टू इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अलाइनमेंट में लाने को हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, उनको फॉलो करने के लिए हमने ये बिल लाए हैं। द फॉलोइंग 3 एग्जिस्टिंग बॉडीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज में। कौन सी बॉडीज है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इन तीनों बॉडीज को अब हम स्टैट्यूटरी बॉडीज में कन्वर्ट करेंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू हैव एन ऑल वुमेन फुल बेंच एडजुडिकेटर केस? ये इसका आंसर है सी, मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने वुमेन्स डे 8 मार्च को कंट्री की पहली फुल वुमेन बेंच बैठाई थी एक केस को एडजुडिकेट करने के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये केस किस टॉपिक पे था, किस टॉपिक पे इस 3 जजेस ने, देयर वर 3 जजेस हु सैट, इन 3 जजेस ने पहली बार फुल वुमेन जज बेंच जो बैठी थी उन्होंने किस इश्यू पे जजमेंट दिया, विच वॉज द लॉ दैट वॉज डेल्ट बाय देम। 14th, which of the following government has revoked the rule of exempting women from wearing helmets? अभी तक इस स्टेट में रूल था कि जो वुमेन है उनको हेलमेट पहनने से एग्जेम्पशन था। इसको चैलेंज किया था और कोर्ट ने कहा कि हाँ सही बात है, कोई लॉजिक नहीं है यहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, वुमेन सेफ्टी भी उतना ही बड़ा इश्यू है। दिस इज ए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह जजमेंट लिया गया कि वुमेन को अलाउ करने का कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि आप यहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करो। दिस इज नॉट फॉर सम काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट को हम उसको आर्टिकल 15 या 16 में जस्टिफाई कर दे कहीं से। एंड सो द आंसर हियर अपना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड द रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस? कि जो लोग हैं, जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में, उनसे हम कंपनसेशन लेंगे in order to recover the losses। इसका करेक्ट आंसर आई थिंक सब लोग जानते हैं, फेमसली
डी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट। इस लॉ को इनफेमसली नेम एंड शेम लॉ भी कहा जा रहा है, इसको चैलेंज भी किया जा रहा है, बिकॉज इसमें एक प्रोविजन है कि इफ द पर्सन हु इज अक्यूज्ड हियर, जिससे हम कंपनसेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कोर्ट नहीं आता है, ट्राइब्यूनल बनी है, अगर ट्राइब्यूनल के सामने वो नहीं आते हैं, देन उनका जो नेम, एड्रेस एंड डिटेल्स है वो पब्लिक कर दी जाएंगी टू नेम एंड शेम देम। इसका काफी प्रोटेस्ट चल रहा है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The Supreme Court of which of the following countries has ruled to uphold the criminalization of homosexuality? इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने कहा कि criminalization of homosexuality सही है, कुछ गलत नहीं है? ठीक है, The Supreme Court of Singapore has held, हमारा आंसर ए हो जाता है, has held that section 377A of the Penal Code, जो कि वहां पे क्रिमिनलाइज कर रहा है होमोसेक्सुअलिटी को, is not unconstitutional. The bench presided by their justice has held that कि जो पर्पस है वो पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी के मॉरल्स को ध्यान में रखते हुए डिसअप्रूवल दे रहा है मेल्स होमोसेक्सुअल एक्ट्स को, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। सोसाइटी जितनी तैयार है, लॉ उतना ही आगे बढ़ेगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following countries has recently ruled that the discretionary power given to police to prohibit public gatherings and protests is illegal and unconstitutional? अभी कोविड की लाइट में पुलिस को बहुत सारे पावर्स दे दिए गए थे पब्लिक गैदरिंग्स को रोकने के लिए। इसके अगेंस्ट इनमें से कौन सी कंट्रीज ने ये रूल किया है कि नहीं, पुलिस को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया जा सकता। पुलिस को गाइडलाइंस दो आप कि कैसे काम करना है, लेकिन ये नहीं किया सकता कि पुलिस का डिस्क्रिशन वो कैसे करें, जितना चाहे उतना पावर यूज करें। ये कहा है युगांडा के कोर्ट ने। द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ युगांडा हैज डिक्लेयर्ड कि उनका जो सेक्शन 8 है युगांडा का पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट एक्ट, वो अलाउ कर रहा था कि पुलिस डिस्क्रिशन होगा, डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया है पुलिस को टू प्रोहिबिट पब्लिक गैदरिंग्स एंड प्रोटेस्ट। इसको युगांडा के कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है। क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट इनमें से किसके पास वोट करने का राइट जो है वो नहीं होगा? ठीक है, द आंसर इज प्रिजनर्स। इन अ प्रवीण कुमार चौधरी एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये केस का नाम है अपना, दिल्ली हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट। इसका सेक्शन 62 सबसेक्शन 5 कहता था दैट प्रिजनर्स कैन नॉट हैव राइट टू वोट बिकॉज बाहर निकलने का राइट नहीं है। बहुत सारे राइट्स जो है वो आपके एज अ प्रिजन में रहने के कारण चले जाते हैं, और दिस इज वन ऑफ द राइट्स जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हाँ, प्रिजनर्स वोंट हैव राइट टू एंजॉय वोट। Moving on to question number 19th. Which of the following high court has recently ruled that classification of children into sections on the basis of marks is violation of fundamental rights? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है, जैसा कि आप देख सकते हो, जो बचपन में होता था ना, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई, एफ, बहुत आगे तक चला जाता है कई बार। ये मार्क्स के बेसिस में आप नहीं कर सकते एलिमेंट्री एजुकेशन। किस कोर्ट ने कहा है? द आंसर इज बी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। क्या प्रॉब्लम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को? कि बच्चों का मोरल डाउन होगा। विच इज द आर्टिकल दैट इज हिट बाय? कमेंट सेक्शन में बताइए कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा है, कौन सा आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट का इससे अफेक्ट हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रीसेंट रूलिंग हैज हेल्ड द applicability of which of the following examinations to private minority institutions not amounting to violation? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एग्जामिनेशंस हैं, इनमें से कौन सा एग्जामिनेशन है वो जनरली सबके लिए हो रहा है। हमने एक एग्जामिनेशन बना दिया, फॉर एग्जांपल क्लैट, सबके लिए वही है। तो ऐसे कॉमन एग्जाम होने से माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का राइट है राइट टू रिलीजन के अंदर, ठीक है। हम देखते हैं 25 से 28, 29 वहां पे माइनॉरिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का राइट है, लेकिन उनका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होगा, भले एंट्रेंस एग्जाम कॉमन हो। ये कोर्ट ने कहा है बी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के केस में। जो नीट का एग्जाम होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया that the national eligibility cum entrance test will apply to private unaided minority professional institutes, भले वो unaided है, for admission into MBBS, MD जितने भी कोर्सेज हैं, और इससे उनका कोई भी राइट अफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following high courts has held
that revealing identity of COVID-19 patient may lead to social stigma and hence इसको हम अलाउ नहीं कर सकते। जो ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है, इसके बाद और भी कई हाईकोर्ट ये कह चुके हैं। रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को अपहेल्ड किया था कि हाँ, जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा लोगों पे गुस्सा निकालने लगेगी, डिस्क्रिमिनेट करने लगेगी अगर पता चल गया कि कौन कौन कोविड पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज इश्यूड चाइना टू ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोविड-19 पैंडेमिक? इनमें से कौन से स्टेट्स हैं यूएसए के जिनने केस कर दिया भाई चाइना पे, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का, कि आपने जानबूझ के फैलाया है, अब हमको नहीं पता, आप पेमेंट करो। लाइक you know, they have said that China is not allowing to go and have a proper investigation, is suppressing important facts, denying crucial evidences, destroying research and willfully allowing millions to be exposed to the virus, क्योंकि वो ढंग से रिसर्च नहीं करने दे रही है दूसरी कंट्रीज को जाके कि कैसे चाइना में कंट्रोल हुआ, कैसे चाइना में अभी चीजें हैं, कैसे स्प्रेड हुआ था। इफ वी कुड प्रॉपरली अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे तो उसका अच्छे से अपने को जवाब भी मिल पाएगा कि कैसे डील करें। इसके लिए केस किया है डी मिसोरी के स्टेट ने, यूएसए का स्टेट है जिसने चाइना पे क्लेम किया है फॉर कॉम्पनसेशन। कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज द अमाउंट दैट हैज बीन क्लेम्ड बाय देम, कितने करोड़ का, कितने लाख का, कितने बिलियन ट्रिलियंस का केस इनने किया है। 23rd पे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 to classify the attacks on health workers as which of the following offenses? ये अभी रिसेंटली इस पे ऑर्डिनेंस पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया, ठीक है। जो ऑफेंस बनाया है इसमें हेल्थ वर्कर्स को अटैक करने का, वो किस नेचर का ऑफेंस है? इसका आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस खुद कॉग्निजेंस ले सकती है, एंड नॉन बेलेबल है, मतलब बेल जो है वो मजिस्ट्रेट से ही जाके लेनी पड़ेगी। Let's move on to question number 24th. Supreme Court has provided clarification on the order passed by itself regarding the availability of the free COVID-19 testing in the government and private labs. According to the clarification, now the COVID-19 testing is free only for the which of the following? So यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दो बार अलग अलग स्टैंड लिए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोविड-19 की जो टेस्टिंग है वो सबके लिए फ्री हो जानी चाहिए, प्राइवेट लैब्स चार्ज नहीं कर सकती, दिस दैट। फिर सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली फाइनेंशियली पॉसिबल कि ऐसा किया जा सके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्राइवेट लैब्स चार्ज कर सकती है, बट दे कैटेगराइज सर्टेन पीपल कि यार इनसे चार्ज मत लो। कौन है वो, कौन सी कैटेगरी, कहां से आते हैं ये लोग? द आंसर इज बी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको कोर्ट ने कहा कि इनसे चार्ज नहीं होना चाहिए। सो इनमें से जो लोग आयुष्मान भारत में कवर्ड थे उनको तो एनीवे चार्ज नहीं हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे पॉइंट का क्रिटिसिज्म चल रहा है कि जो लोग ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं लेकिन आयुष्मान भारत में कवर्ड नहीं है, उनसे कैसे डील किया जाएगा इसके बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25th. Which of the following institutions has claimed that judicial proceedings through video conferencing is not very inclusive of persons with disability? इसका सही आंसर है बी, ह्यूमन राइट्स वॉच, सॉरी, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन। ए, द पॉइंट इज एक्चुअली यहाँ पे इट्स ह्यूमन राइट्स का पॉइंट, बट इट्स इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे द इश्यू इज कि अगर आप पूरा जुडिशियरी का जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर रहे हैं, ई प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कोविड-19 के चलते हमें करना पड़ गया है, ऐसे में द प्रोसेस शुड ऑलवेज बी सच दैट इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, इन सबका वायलेशन ना हो। यहां पे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, लेट्स से समवन हैज हियरिंग इश्यूज, लेट्स से समवन हैज विजुअल इश्यूज, विजुअल इंपेयरमेंट है, वो इंसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैसे उसको सहायक कोर्ट उसको हेल्प करेगा। सो नॉर्मली जब ऑफलाइन प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो कोर्ट में ट्रांसलेटर्स होते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट्स के लिए, साउंड इंपेयरमेंट्स के लिए कोई तरीके होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है विटनेसेस के साथ, विक्टिम्स के साथ, एंड ये इस कारण डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ये इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है। 26th, which of the following countries has recently decreed to end capital punishment for minors? जैसा कि हम जानते हैं इंडिया ने अभी रिसेंटली
एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में पार्ट लिया था, जिसमें हमने कहा था कि नहीं, कैपिटल पनिशमेंट को हम नहीं हटाएंगे। बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी कन्वेंशन थी जिसमें इंडिया वोटेड अगेंस्ट रिमूवल ऑफ डेथ पेनल्टी। कमिंग टू आवर क्वेश्चन, यहां पे द आंसर इज बी, साउदी अरेबिया। साउदी अरेबिया issued a royal decree ending the death penalty for individuals who are convicted of crimes when they were minors. Minors के लिए इनने डेथ पेनल्टी हटा दी है। The president of the Human Rights Commission, वहां पे जो है अवाद अलावाद, he celebrated the royal decree. उनका कहना है that this is very very important for human rights। जैसा कि हम हमारे यहां भी देखते हैं कि जब भी चाहे कसाब की, चाहे किसी भी इवन फॉर अ टेररिस्ट, व्हेन डेथ पेनल्टी इज डिक्रीड, ह्यूमन राइट्स के बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत इश्यूज उठते हैं कि आप डेथ पेनल्टी कैसे दे सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया हैज रिमूव्ड डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट फॉर माइनर्स। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू द क्लैरिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय कॉर्पोरेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स शैल क्वालिफाई एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर। तो हम बात कर रहे हैं 100% टैक्स एग्जेम्पशन की। सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनीज को हो गई है, हम लोग लास्ट ईयर देखे हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा लॉ है जिसके अंदर लास्ट ईयर अमेंडमेंट ला के गवर्नमेंट ने कहा है कि सीएसआर एक्टिविटीज अब ऑप्शनल नहीं है। अगर आपने अपनी इस साल की सीएसआर एक्टिविटी पूरी नहीं की तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो गवर्नमेंट के एक फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। सो सीएसआर एक्टिविटी is not optional anymore। ये कौन से लॉ में अमेंडमेंट लाए हैं? कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, सीएसआर एक्टिविटी में फुल कंप्लीट एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन, इनमें से कौन से फंड में कंट्रीब्यूट करने को मिलेगा? द करेक्ट आंसर इज बी, पीएम केयर फंड। जैसा कि हम जानते हैं पीएम केयर फंड अभी वापस से पूरा ये सब होने के बाद कंट्रोवर्सी में था, बिकॉज इट इज नॉट कमिंग अंडर आरटीआई। इसको आरटीआई में लाने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, फंड्स की डिटेल देने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा दूसरा फंड है जिसको इससे कंपेयर किया जा रहा था फॉर द पर्पस ऑफ आरटीआई। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अलाउड फॉर फ्रीडम ऑफ असेंबली इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। कौन सी कंट्री के कोर्ट ने कहा है कि हाँ, फ्रीडम ऑफ असेंबली इवन ड्यूरिंग कोविड-19 जो है वो अलाउ की जाएगी और आप नहीं रोक सकते? द करेक्ट आंसर इज डी, जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा है कि सिटीजन्स की राइट है पॉलिटिकली प्रोटेस्ट करने की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैंडेमिक। कोर्ट has titled document and has said that there has to be protection done by viruses but not against human। आप वायरस को रोकिए लेकिन आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नहीं रोक सकते। कोर्ट्स डिसीजन इज अलाउइंग डेमोन्स्ट्रेटिंग, किसी भी तरह की असेंबली को हम अलाउ कर रहे हैं, बट इट रिक्वायर्स सोशल डिस्टेंसिंग। सो इन अ वे टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग, रादर विच, आई एम नॉट गिविंग ऑप्शंस, विच रीसेंट इवेंट इन जून वाज अलाउड बाय आवर सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि यहां पे जर्मनी के कोर्ट ने कहा कि आप फ्रीडम ऑफ असेंबली रखते हो इवन ड्यूरिंग कोविड, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करो। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने अभी जून में एक प्रोसेशन को अलाउ किया था। बताइए कौन सा प्रोसेशन, कौन सी पब्लिक गैदरिंग को अभी जून में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था और कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इसको किया जा सकता है। इट वॉज अ वेरी बिग इवेंट विच वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। देयर वॉज अ कंप्लीट प्रोसेशन दैट वॉज अलाउड बाय सुप्रीम कोर्ट, saying that this can be allowed, but Supreme Court asked for maintaining social distancing. Next question पे move करते हैं, question number 29. Which of the following high courts have held virtual interaction with a child to be taken as a part of right to visitation? इसका करेक्ट आंसर है बी, कैलकाटा हाई कोर्ट। यहां पे इश्यू ये है that a parent who had basically separate हो चुके हैं दोनों husband wife and child is living with one of the spouses. The other parent because of lockdown cannot physically meet the child, but they have right to visitation। ऐसे में कोर्ट ने कहा है that they will have right to virtual interaction, virtual visitation के राइट को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। 38, which of the following high courts has become the first high court to be announced as paperless court through video conferencing? बहुत सारे कोर्ट्स अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन कौन सा कोर्ट पहला पेपरलेस कोर्ट कहलाने के लायक बना है? द करेक्ट आंसर इज बी, झारखंड हाई कोर्ट।
झारखंड हाई कोर्ट को फर्स्ट एवर पेपरलेस कोर्ट कहा गया है। द हियरिंग्स जहां पे नॉट अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वॉज यूज वर कंडक्टेड बाय डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एंड जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद। Let's move on to our next question, question number 31. Which of the following has become the first country to legalize same-sex marriage in Central America? Central America में same-sex marriage allow करने वाली अभी recently कौन सी country first country बनी है? The correct answer is A, Costa Rica. हमारे यहाँ इंडिया में कौन सा स्टेट है जहां पे अभी recently same-sex marriage हुई थी और उसको कोर्ट में भी लेकर गए थे, चैलेंजिंग आर सेक्युलर मैरिज लॉज। हमारे कुछ लॉज है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ये सब ठीक है, लेकिन वी ऑल्सो हैव स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि सेक्युलर लॉ है। इसको चैलेंज करते हुए कौन से स्टेट में अभी इंडिया में सेम सेक्स मैरिज कंडक्ट हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताइए इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पे अभी सेम सेक्स मैरिज हुई थी कुछ टाइम पहले। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड दैट रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑफ अ वुमन इज अ फंडामेंटल राइट। बहुत टाइम से इश्यू में है एमटीपी एक्ट, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, अमेंडमेंट भी हुआ है इसका। चॉइस, प्रो चॉइस एंड अगेंस्ट चॉइस, इसका भी बहुत इश्यूज चलते रहते हैं। वेदर अ वुमन हैज एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी ओवर हर बॉडी और नॉट, इसको राजस्थान हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया है। ये कौन से आर्टिकल से निकलेगा? A right over complete body making sexual choices of a woman. This would flow from which of the following fundamental rights? The correct answer is, I hope obviously guess कर लिया है अपन ने, B, Article 21, right to life and personal liberty. Moving on to our next question, question number 33. Which of the following courts tribunals has stated that it enjoys suo motu cognizance to take action against government defaulters in the Vizag gas leak case? कमेंट सेक्शन में बताइए कि वैजाग गैस लीक केस का ऑफिशियल नेम क्या है। देखिए, एज ए लॉ स्टूडेंट वी ऑलवेज नीड टू नो कि ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी केस है, वैजाग गैस लीक केस है, निर्भया केस है या एलजीबीटीक्यू का केस है, ये सारे केसेस हमको फेमसली पता होते हैं, लेकिन इनके ऑफिशियल नेम्स पता होने एज ए लॉ स्टूडेंट बहुत जरूरी है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए ऑफिशियल नाम क्या था। मीनवाइल द आंसर हियर इज एनजीटी। एनजीटी पे ये सवाल उठा था कि एनजीटी ने जो फाइन लगाया वैजाग केस में वो गलत है, बिकॉज एनजीटी ने केस सुओ मोटो लिया था। सुओ मोटो मतलब अपने आप ले लिया था, और एनजीटी एक्ट में कहीं भी सुओ मोटो केस लेने के बारे में नहीं दिया है। सो फाइनली इसके अगेंस्ट केस गया था कि एनजीटी ने ज्यूरिसडिक्शन कहां से आया, हाउ डिड एनजीटी केस टुक द केस। इस पे एनजीटी ने क्लैरिफाई किया है कि हाँ, सीपीसी सीआरपीसी में अलग से प्रोविजंस हैं कि केस जो है वो कोर्ट खुद भी ले सकती है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट भी केस खुद ले लेती है कई बार। यहां पे एनजीटी ने फॉर द फर्स्ट टाइम क्लियर्ड इट कि एनजीटी को भी केस खुद लेने का विदाउट एनी कंप्लेंट राइट है, जुरिसडिक्शन है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जॉइंड द 26 अदर स्टेट्स इन द यूएस टू डीक्रिमिनलाइज पर्सनल मैरिजुआना पोजेशन? मैरिजुआना कैनबीज हैज ऑल्सो बीन इन इश्यू इन इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा लॉ है विच एक्ट डील्स विथ क्रिमिनलाइजिंग ऑफ मैरिजुआना। सो इंडिया में क्या हुआ एक्चुअली, फर्स्ट दिल्ली हाईकोर्ट गए लोग चैलेंजिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कैनबीज, मेडिसिनल कैनबीज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यार हम लॉ नहीं बना सकते इसको अलाउ करते हुए, तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, आप लॉ नहीं बना सकते, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। इस पे अभी स्ट्रक डाउन होगा कि नहीं होगा, केस चल रहा है, लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा लॉ है जिसको हमने चैलेंज किया है। मीनवाइल द आंसर हियर इज डी, वर्जीनिया। वर्जीनिया के जो गवर्नर हैं उनने बिल साइन किया विच डिक्रिमिनलाइजेस पर्सनल मैरिजुआना पोजेशन। दिस बिल असाइंस अ सिविल मैटर देन अ क्रिमिनल पेनल्टी फॉर अ सिंपल मैरिजुआना पोजेशन। ये प्रिज्यूम कर रहा है कि मैरिजुआना पोजेशन इज द मेजरमेंट ऑफ एन आउंस और लेस एज सिंपल पोजेशन। मतलब इन्हें क्लियर दिया है कि आप 1 आउंस से या कम पोजेस कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35, एनजीटी इन द वैजाग गैस लीक केस हैज हेल्ड दैट द डिफॉल्टर्स किस प्रिंसिपल में लायबल होंगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों ने इसके अराउंड बहुत सारे पैसेजेस भी ऑलरेडी देख लिए होंगे, इस पे काफी क्रिटिसिज्म भी चल रहा है। सो एनजीटी ने इसको इंटरप्रेट किया है सेक्शन 8 ऑफ एनजीटी एक्ट में और इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मिलाए हैं। सो इस सेक्शन 8 ऑफ एनजीटी एक्ट नो फॉल्ट लायबिलिटी की बात करता है,
जिसमें एनजीटी ने इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लाए हैं। द क्रिटिसिज्म इज कि इसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी में लेकर आना चाहिए था, बट फॉर नाउ आवर आंसर वुड बी बी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड लेबर लॉज इन द स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम। लेबर लॉज को सस्पेंड किया गया है, हम सब जानते हैं, इसका काफी क्रिटिसिज्म चल रहा है। डू कॉमेंट योर ओपिनियंस ऑन दिस, आई वुड लाइक टू नो आपके हिसाब से लेबर लॉज का सस्पेंशन जो यूपी में हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। यहां पे गवर्नमेंट ने जो सस्पेंशन किया है वो किया है बी, 3 years के लिए। द ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है, एज वी नो करेंटली जो असेंबलीज हैं, चाहे स्टेट असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर, वो सस्पेंडेड है कोविड के चलते हुए। सो जितने भी लॉज बन रहे हैं वो थ्रू ऑर्डिनेंस बन रहे हैं, गवर्नर या प्रेसिडेंट के थ्रू। ऑर्डिनेंस इज बीइंग पास्ड टू बूस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। लेबर लॉज को फॉलो करके अभी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत कठिन हो गया है, तो गवर्नमेंट ने लेबर लॉज को हटा दिया है। एंड टू ऑल्सो हेल्प द माइग्रेंट्स हु हैव रिटर्न्ड बैक टू द स्टेट, ताकि लेबर कॉस्ट सस्ती हो जाए। Around 7 lakh migrants workers from all over the country have returned back to the UP state. इसके लिए गवर्नमेंट ने ये पास किया है। So tell me in the comment section, under which article does the governor have power to pass such ordinances at state level? Let's move on to our next question. Question number 37. Uttarakhand High Court has recently ruled to allow for which of the following to the same sex couples? क्या रिक्वायरमेंट बोली है कि रादर क्या राइट दिया है कि कौन सी राइट है सेम सेक्स कपल्स को। अच्छा, सबसे पहले ये समझो कि यहां पे ऑब्वियसली जो सेम सेक्स कपल्स हैं वो अडल्ट होने चाहिए, माइनर नहीं चलेंगे, है ना। अपन ने ये नहीं कि माइनर नहीं लिखा है, यहां पे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि हां, अभी तक हमारी कंट्री में सेम सेक्स कपल्स की मैरिज के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, बट दे स्टिल हैव राइट टू कंसेंशुअल कोहैबिटेशन। आंसर इज ए। इसका आंसर बी मत चले जाना, राइट टू मैरी नहीं अलाउ किया है, कंसेंशुअल कोहैबिटेशन अलाउ किया है। जब 377 हट चुका है, डीक्रिमिनलाइजेशन हो चुका है, तो साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, शादी अलाउ करने का अभी तक कोर्ट को राइट नहीं है, लेकिन कंसेंशुअल कोहैबिटेशन हो सकता है। इसके पहले भी हम जानते हैं कि जो इंटरसेक्स कपल्स होते हैं, रादर लड़का लड़की, उनको लिव इन रिलेशनशिप कोर्ट ने अलाउ कर रखा है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वो लैंडमार्क केस था 2010-11 के आसपास का, जिसमें पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज जितनी स्टेटस देने की बात की थी, एलिमनी, डोमेस्टिक वायलेंस, उस पॉइंट ऑफ व्यू से केस को प्रॉपरली डील किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट लिव इन रिलेशनशिप विल बी ट्रीटेड एट पार विथ मैरिड कपल्स। केस का नाम बताइए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following high courts has rolled out mobile video conference facility to aid lawyers from remote areas to address virtual courts? The correct answer is Telangana High Court. तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये लॉयर्स को अलाउ किया है ड्यू टू कोविड इश्यूज। 39th, Calcutta High Court in its recent judgment has stated that cruelty meted out to a woman due to which of the following issues 498A में आ जाएगी। 498A आईपीसी का जो है वो क्रुएलिटी से डील करता है, डोमेस्टिक वायलेंस से डील करता है, बेसिकली मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी आप बोल सकते हैं। कैलकाटा हाईकोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि अगर वुमेन को उसके कॉम्प्लेक्शन पे कमेंट किया जा रहा है कि काली है, काली है, काली है, ये वो सांवली है, व्हाटएवर, इफ यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन दैट, इवन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कवर्ड अंडर 498A. Let's move on to our next question, question number 40. Which court has allowed to screen a controversial film in Netflix which reportedly depicts Jesus Christ as a gay man? इनमें से कौन से कोर्ट ने अलाउ किया कि although a movie, एक मूवी जो रिलीज हुई फर्स्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस, ये नाम था उनका, नेटफ्लिक्स पे इसको रोल आउट होना था, 2019 की मूवी है, एंड इट शोज जीसस एज अ गे मैन। ये अलाउ किया है सुप्रीम फेडरल कोर्ट ऑफ ब्राजील ने। कोर्ट का कहना है दैट दिस मूवी इज प्योर सेटायर एंड सेटायर कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी सो पावरफुल कि लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड कर दे। Moving on to our next question, question number 41. Which of the following has been held by Supreme Court in the cases of Anuradha Bashir versus Union of India and others and Ghulam Nabi Azad versus Union of India and others? इनमें से कौन से पॉइंट्स कोर्ट ने, जैसा कि हम जानते हैं ये केस है इंटरनेट शटडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a। इसको कोर्ट ने सही कहा है, हाँ ये पॉइंट है, फर्स्ट इज राइट। सेकेंड, सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट फॉर indefinite period permissible only when government has published all its orders of prohibition to enable affected persons to challenge the same। इसका सेकेंड पार्ट हमें सही लग रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट गलत है। सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट फॉर indefinite period अलाउ ही नहीं किया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल्स इसको रिवाइज होना चाहिए और indefinite period के लिए आप नहीं लगा सकते। सो सेकेंड इज नॉट राइट। थर्ड देखते हैं, द ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 CRPC should state material facts to enable judicial review. The power should be exercised in a reasonable and bona fide manner। हाँ, कोर्ट ने ये कहा है कि सेक्शन 144 CRPC के अंडर जो पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वो इमरजेंसी की जगह यूज नहीं होना चाहिए और बिना रीजन दिए नहीं हो सकता। एक ऑर्डर में आपको रीजन देने पड़ेंगे कि आपको किस बात का इमिनेंट डेंजर लग रहा है और इसको जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन माना जाएगा। सो थर्ड इज राइट, फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। फोर्थ देखते हैं, Section 144 CRPC orders can be imposed when there is apprehension of danger, but if the danger is in the nature of an emergency, the state or national emergency should be imposed। ये जो सेकेंड वाला पाउट हो गया ना, ये गलत हो गया, क्योंकि अनुराधा भसीन केस का एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो यही है कि कोर्ट ने इमरजेंसी वाले पॉइंट पे कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अगर आपको इमिनेंट डेंजर बड़ा लग रहा है तो इमरजेंसी लगा दो। ये पिटिशनर्स ने बोला था कोर्ट से, बट कोर्ट ने इस पे कोई रिप्लाई नहीं किया। सो हमारा फोर्थ भी गलत है। द करेक्ट आंसर वुड बी सी, 1 and 3 आर ट्रू। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट हैज द कोर्ट हेल्ड इन द केस ऑफ सिद्धराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका रिगार्डिंग द रूल ऑफ नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन लेड डाउन इन दैट जजमेंट इन द केस ऑफ इंदिरा सहाने हैज नो। मैं क्वेश्चन समझा देती हूं आपको। बेसिकली हम सब जानते हैं इंदिरा सहाने इज द लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें यह कहा था बेसिकली, जिसमें रूल ऑफ रिजर्वेशन दिए थे कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो फर्दर नहीं होगा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिलेक्शन के वक्त अलाउड है, प्रमोशन में आप वापस से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन करो ये अलाउड नहीं है, ऐसा इंदिरा सहाने केस में कहा था। इंदिरा सहाने केस में और भी कई पॉइंट्स हेल्ड हुए थे, जैसे कि 50% का टोटल कैप क्रॉस नहीं होना चाहिए। अभी जो हमारे हाथ में क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्धराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक रीसेंट केस है जनवरी का, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि ये जो रूल ऑफ रिजर्वेशन है ना कि प्रमोशन में अप्लाई नहीं होगा, दिस विल नॉट अप्लाई टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इट विल नॉट हैव एप्लीकेशन ऑन पीपल विद डिसेबिलिटी। मतलब जो पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटी, इनको अलाउ, इन पे हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे पाएंगे। द आंसर हियर इज डी, दैट इंदिरा सहाने जजमेंट विल नॉट हैव एप्लीकेशन to the promotion provided, to the reservation provided in promotion for persons with disability. I hope this is clear. You did not get confused because of the framing or the options. इंदिरा सहाने जजमेंट का जो एप्लीकेशन है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पे नहीं होगा, और जिन लोगों को डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड कोटा जो होता है, उसके लिए हम रिजर्वेशन प्रमोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019। ये ट्रिपल तलाक बिल जो था, इससे रिलेशन में कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत माना जाएगा? द आंसर वुड बी सी। हमको ये देखना है कि कौन से फॉल्स हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉल्स है। कैसे देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट कह रहा है द बिल मेक्स ऑल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक इलीगल। नहीं, केवल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के डिक्लेरेशन को इलीगल किया है, जो इंस्टेंट ना हो उसको इलीगल नहीं किया है। So first is false. Third, the bill makes declaration of talaq a non-cognizable offense attracting up to 3 years imprisonment with a fine. नहीं, ये cognizable offense है, non-cognizable नहीं है. It is cognizable on the complaint of wife or the relatives of wife, but it is cognizable. So first and third is false. Question number 44 पे आते हैं. Which of the following statements are true with respect to RTI amendment bill? आरटीआई अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड वापस से बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं। बताइए कौन से कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट जजेस की जो ओथ होती हैं वो आरटीआई के अंदर नहीं आएंगी? कमेंट सेक्शन में बताइए। यहां पे द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन नंबर 44 वुड बी ऑप्शन सी। स्टेटमेंट जो थर्ड है वो हमारी यहां पे गड़बड़ हो रही है। एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं अपनी। Introduced by the Minister of State for Personal Public Grievance and Pension, Mr. जितेंद्र सिंह, ये सही बात है। It seeks to amend the Right to Information Act 2012।
ये स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, आंसर हमारा सी है, ये 2005 का एक्ट था। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें ट्रू वाली स्टेटमेंट्स बतानी है, द आंसर वुड बी सी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट अमेंड्स दीज प्रोविजंस टू द स्टेट सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स। जो CICs होते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, उनके अपॉइंटमेंट, अलाउंस, टर्म्स एंड कंडीशन सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। फोर्थ, प्रीवियसली गवर्नमेंट सर्विस included service under central government, state government, corporation established under a central or state law and government company or controlled by the central or state government. बिल इनको हटा दे रहा है RTI में से, ये बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। 45th पे जाते हैं। Who has introduced bill in the upper house to make sexual crimes gender neutral? हमारे यहां सेक्सुअल क्राइम्स जो है वो अभी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। हमारा आंसर यहां है ए, KTS तुलसी, राज्यसभा मेंबर है, सीनियर एडवोकेट है। इनने बिल इंट्रोड्यूस किया है कि जैसे 376 है, सो द मेल शुड नॉट ऑलवेज बी द अक्यूज्ड एंड फीमेल शुड नॉट ऑलवेज बी द विक्टिम। द प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स शुड बी जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी कौन सा एक और लॉ था वो इस टॉपिक के क्रिटिसिज्म में था कि आपने जेंडर बेसिस पे जो पनिशमेंट है रेप की वो कम कर दी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए और एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए ज्यादा है। Let's move on to question number 46. Delhi High Court has dismissed plea in relation to which of the following issue? The correct answer, यहां पे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनमें से कौन से टॉपिक्स पे प्ली रिजेक्ट की है? मैरिटल रेप एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, हाँ सही बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रिजेक्ट कर दिया था। सेकंड, टू रिकॉग्नाइज मैरिटल एंड फेमिलियल रिलेशन बिटवीन LGBTQ कम्युनिटीज, इस पे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि हमारे पास लॉ बनाने का पावर नहीं है। थर्ड, टू प्रोवाइड फॉर कंपल्सरी अपॉइंटमेंट ऑफ अपोजिशन स्पीकर ऑफ लोकसभा, इस पे भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, तो पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। फोर्थ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट वाज फाइल्ड चैलेंजिंग द प्रोहिबिशन एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ यूज ऑफ कैनबिस इन इंडिया। सो आवर आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ देम। इन सभी पे पिटीशन फाइल हुई थी और इन सभी पे दिल्ली हाईकोर्ट रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है प्लीज को। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट has upheld the electronic voting machine do not constitute as information under RTI? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वाश किया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वो ऑर्डर जो ये कह रहा था कि EVM मशीन्स जो है वो RTI की जो डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन की उसके अंदर आएंगी। यहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि जो देखो यहां पे दो अथॉरिटीज कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर RTI वाली और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर EVM वाली, इलेक्शन रिलेटेड वाली। यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन के मैटर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि इलेक्शन के अंडर आएगी, इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड सो अगर वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following high courts has upheld that anticipatory bail can be granted in the cases under SC/ST Atrocities Act by using its inherent power under section 482 of CRPC? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मद्रास हाई कोर्ट। यहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जो है, देखो नॉर्मली अभी 2019 में जजमेंट आया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि कोर्ट्स जो हैं वो एंटिसिपेटरी बेल SC/ST केस में नहीं दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने एक लैंडमार्क जजमेंट को ओवर रूल कर दिया था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो पुराना 2018 का जजमेंट है उसका क्या नाम था। तो 2019 में जो पुराना जजमेंट था कोर्ट का, उसको कोर्ट ने हटा दिया और कहा SC/ST केस में हम लोग एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकते हैं, 1989 का जो लॉ है उसके अंडर। इसके बावजूद भी मद्रास हाईकोर्ट ने अपना जो हाईकोर्ट का पावर होता है सेक्शन 482 CRPC, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाईकोर्ट, ये थोड़ा मिलता जुलता है आर्टिकल 142 से जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। इस सेक्शन को यूज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि यार बहुत इनजस्टिस हो रहा है और एकदम प्राइमा फेसिया फॉल्स केस है, तो कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल दे सकता है, भले ही SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 अलाउ ना कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू आर्म्स अमेंडमेंट बिल? अभी रिसेंटली आर्म्स अमेंडमेंट बिल आया जो वापस से काफी कंट्रोवर्सी में था।
इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है? ए, द बिल इंक्रीजेस द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस पोजेसिंग इलीगल फायर आर्म्स between 7 years and life imprisonment along with a fine. This is true. हमने possessing illegal firearms की punishment जो है वो बढ़ा दी है. B, whoever by using force takes the firearm from the police or armed forces shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 10 years. अब तक ये अपने आप में ऑफेंस नहीं था, ये एक नया ऑफेंस हमने इंट्रोड्यूस किया है. So our answer is C. Both A and B are correct. Moving on to our last question, question number 50. Several petitions have been filed Muslim women protection of rights on marriage bill पे. ट्रिपल तलाक बिल के अगेंस्ट बहुत सारे इश्यूज उठे कि ये वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 है बिकॉज इट इज क्रिमिनलाइजिंग अ टॉपिक ऑफ डाइवोर्स जो कि बाकी रिलीजन्स के लिए सिविल मैटर है. आई होप इसके अराउंड आप लोग ने सफिशिएंट आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे. सबको पता है कि डाइवोर्स इज अ मैटर ऑफ सिविल राइट्स, चाहे हिंदू लॉ हो चाहे क्रिश्चियन लॉ हो, किसी के लिए भी. सो हाउ कैन इट बी मेड क्रिमिनल इश्यू फॉर मुस्लिम्स? ये जो केस फाइल हुआ इसको कोर्ट ने एडमिट तो कर लिया, लेकिन प्राइमा फेसियो ऑन द फेस ऑफ इट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेंट्स दिए थे गवर्नमेंट के इस लॉ के फेवर में. ठीक है, कोर्ट ने कहा हम आपकी बात सुन लेंगे लेकिन ये लॉ इतना गलत नहीं है. एट इनिशियल स्टेज इन द फेवर ऑफ द लॉ बिफोर अलाउइंग द हियरिंग ऑफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी. इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं वो? फर्स्ट, if a religious practice is prohibited for social welfare like it was done for dowry or sati pratha, if it is done it's punishable, so why object to criminalize of triple talaq? मतलब यहां पे कोर्ट ने ये कहने की कोशिश की है कि हां, मैरिज डाइवोर्स इन जनरल हम सिविल मैटर रखते हैं, लेकिन कभी कभार सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ फैमिली लॉ के सिविल रिलीजियस मैटर्स को भी पनिशेबल बना दिया जाता है, जैसे कि डाउरी को, जैसे कि सती प्रथा को. तो ऐसे में अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक एज अ सोशल वेलफेयर किया भी है तो क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. सेकंड, इट कैन बी 1 day, इट कैन बी 3 years. जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 3 years है. ठीक है, सो वन ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रिपल तलाक बिल इज कि इसकी जो पनिशमेंट है वो बहुत ज्यादा है. तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई मिनिमम पनिशमेंट तो नहीं है ना, ये तो जज डिसाइड करेगा. व्हाट्स द ऑब्जेक्ट विद द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 3 years? एक दिन भी दी जा सकती है. This was also one of the points given by Supreme Court. Third, the woman has to be heard before grant of bail. इस प्रोविजन पे भी काफी ऑब्जेक्शन हुए थे कि वुमेन के बिना सुने बेल क्यों नहीं दे रहे हैं आप, नॉन बेलेबल क्यों बनाया है. कोर्ट का कहना है कि सिमिलर प्रोविजंस अदर लॉज में भी होते हैं लाइक डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, तो क्या प्रॉब्लम है अगर इसमें डाल दिए? तो यहाँ पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ वुमेन अपलिफ्टमेंट या सोसाइटी के एक ईवल को हटाने की बात हो रही है. So all of these, A is the answer, all of these arguments were given by the Supreme Court at the initial stage for the justification of this law. Recently, अभी इसी महीने एक कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल तलाक बिल के अंडर वाइफ जो है वो अपने इन-लॉज पे केस नहीं कर सकती. कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी कोर्ट ने ऐसा कहा है. अभी पिछले 15-20 दिन के अंदर ही कोर्ट ने कहा है कि वाइफ अपने इन लॉज पे केस नहीं कर सकती, क्योंकि सेक्शन 3 और 4 जो है वो ट्रिपल तलाक बिल का वो हस्बैंड पे अप्लाई हो रहा है, तो अब इन लॉज पे केस नहीं कर सकते. आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड इफ देयर आर एनी फर्दर डाउट्स, आप लोग अगर प्रीमियर के वक्त नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं और कोई टॉपिक, क्वेश्चन या आंसर कुछ भी नहीं समझ में आया है, डू कॉमेंट, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू रीच अस फॉर एनी फर्दर क्वेरीज और डाउट. थैंक यू.